साल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको कराने वाला हूँ हिस्ट्री के सबसे प्यारे क्वेश्चन या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चंस। अभी 50 तो करा नहीं पाऊंगा, लेकिन यही है, कोशिश करता हूँ। अगर 50 हो गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं प्यारे से इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक शोरियो प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ प्रिंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिफॉर्मिक पार्टी। अब हमें इसमें क्या बताना है कि फ्रेडरिक चचा ने अपनी पेंटिंग में क्या बताया था। दिस इज़ अबाउट द नेशनलिज्म, दिस इज़ अबाउट द डेमोक्रेटिक तो थी नहीं उस दिन पार्टी। दिस इज़ अबाउट द कह सकते हैं कि पावर टेकन फ्रॉम द मोनार्की, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनार्की वाली चीज़ें थी कि वो क्या होना चाहते थे, रिपब्लिक होना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपनी एक पेंटिंग बनाई थी, द पैक्ट बिटवीन द नेशन। ठीक है। और इसमें इनने क्या करा था, इसमें क्या करा था कि उनने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, कोई कौन सी थी, जीसस उन्हें लिबर्टी इक्वालिटी का वरदान दे रहे हैं, और सारे राजा नई तरफ वो नए रास्ते जा रहे हैं। और एक पेंटिंग में देखोगे ना तो कुछ गंदा गंदा से दिखेगा, जो कि राजाओं के पोशाक वगैरह हैं, कि राजा जो मोनार्क सिस्टम है वो डिप्लीट हो चुका है। और तुम लिख सकते हो पॉइंट्स की, जो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट के बारे में लिख देना, द चार्टर राइट ऑफ मैन के बारे में लिख देना, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए। ये क्वेश्चन फ्री के हैं, इसी को घुमा के कैसे लिख दिया, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेडरिक शोरियो द पेंटिंग ऑफ ड्रीम ऑफ वाइल्ड वर्ल्ड। मतलब बात वही है, बस घुमा के लिखना है एसएसटी में। ठीक है। आप मैंने क्या बताया था भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये टॉपिक, अगर तुमने अगर ये टॉपिक तुम भूल गए ना तो तुमने क्या ही पढ़ा इस चैप्टर में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने क्या करा था, अपनी आइडेंटिटी को कह सकते सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को लोगों के बीच फैलाने के लिए क्या करा था। देखो, अगर तुम्हें इसको याद करने में दिक्कत आ रही है ना, तुम बस ये सोचो कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने क्या करा था, वही तरीके तुम्हें इसमें यूज़ हो जाएंगे। कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने गाने वगैरह गाए थे। ठीक है, थोड़े नेशनलिज्म वाले गाने आए थे, ये भी है। तो हाँ, तुम लिख देना हिम्स वर कंपोस्ट, की गाने वगैरह आए थे। हमारे लिए एक नया फ्लैग आया था, कि हाँ आया था भाई, गांधी जी ने फ्लैग नहीं बनाया था वो चक्री वाला। तो हाँ, न्यू फ्लैग, ट्री कलर फ्लैग आ डिज़ाइन, यानी कि न्यू फ्लैग। सॉरी भैया, क्या हो रहा है, फ्लैग। और तुम ये बताओ कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो क्या हुआ था, कि नेशनल एंथम भी गाया गया था। हाँ। और तुम बताओ, हिंदी को तुमने अगर चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि हिंदी को ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, लेकिन फिर लोग भड़क गए जो हिंदी नहीं बोलते थे, क्योंकि हिंदी उस टाइम पे भी 40% लोग ही बोलते थे। आई होप सो, मुझे याद नहीं है, इस टाइम पे तो 40% लोग ही बोलते हैं, उस टाइम पे पता नहीं, लेकिन जो नॉन हिंदी लोग थे वो भड़क गए थे। हाँ, ये भी भड़क गए थे, तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। पर फ्रांस ने ऐसा नहीं किया, उनने फ्रेंच को ऐसा कॉमन लैंग्वेज रखा था। तो फ्रेंच बोलो, फ्रेंच में रहो, तुम फ्रेंच के बच्चे हो, ऐसा। और जैसे इंडिया में भारत हमारी माता है, ऐसी आइडियोलॉजी आई थी, ऐसी फ्रांस में ले पेट्रे। आई नो थोड़ी सी राइटिंग बेकार है, क्योंकि मेरे पास काम करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं ना सारा। हाँ, तो ले पेट्रे और ले सिटियन वाली आइडेंटिटी भी यूज़ हुई थी। ठीक है। और क्या हुआ था, बस यही 4 नंबर पॉइंट्स लिखने थे। अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख देना कि जैसे इंडिया में जैसे अंग्रेज़ों की सरकार को गिरा के अपनी सरकार बुलाई थी, उसी प्रकार से डेमोक्रेसी को हटा के वो ला दिया था, वो मोनार्की को हटा के रिपब्लिक सरकार को लाया गया था, और नई स्टेट जनरल असेंबली को लाया गया था, और टैक्स वगैरह भी कम कर दिए थे। इक्वालिटी लाई थी यार फ्रांस के लोगों ने। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, देखा, क्वेश्चन को घुमाना ही आता है इन लोगों को, हैं। अब भाई साहब, ये आए ना थोड़े तगड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे क्या पूरा केस दे दिया, हमें इसके आंसर्स करने हैं। पहले केस पढ़ लेते हैं। नेपोलियन ने क्या करा था, डेमोक्रेसी को फेंक दिया था फ्रांस में। क्यों, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कि हाउ डिड द पीपल ऑफ यूरोप रिएक्ट टू द नेपोलियन रूल।
भाई यूरोप में क्या रिएक्शन था नेपोलियन रूल का। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो नेपोलियन थे ना, जो यूरोपियन थे, वो नेपोलियन को एज अ हारबिंडर ऑफ लिबर्टी मानते थे। वो चाहते थे कि नेपोलियन चच्चा हमारे देश में आए और इस टकले राजा को भगा दे, बहुत परेशान करता है राजा। तो ऐसा मतलब ऐसा उन्होंने नहीं बोला, लेकिन ये तो मेरे मुंह से निकल गई। लेकिन वो क्या चाहते थे कि जो नेपोलियन वो राजा वगैरह है वो हटे यहाँ से, क्योंकि इनका राजा वैसे कुछ नहीं करते थे। हमेशा अपने चीफ मिनिस्टर को बोलते कि जैसे विक्टर इमैनुअल की और कैवर जाके मेरा देश आज़ाद करा के लाओ, ऐसी है ना केसर विलियम कि ओटो वन बिस्मार्क जाके जर्मनी को आज़ाद करा के आओ। तो वो ये राजा वगैरह कुछ काम तो करते नहीं थे। तो यूरोपियंस चाहते थे कि नेपोलियन चच्चा आए, क्योंकि नेपोलियन चच्चा फ्रांस में अच्छे काम कर रहे थे। तो बस वो लोग उसको हारबिंडर ऑफ लिबर्टी मानते थे। ठीक है, ये हो गया एक नंबर का। और एक्सप्लेन द एम्स ऑफ जॉल्बराइन। अब जॉल्बराइन क्या था, देखो सिंपल सी बात है। जॉल्बराइन मतलब वो कस्टम यूनियन थी जिसने 30 करेंसी को 2 में कन्वर्ट करा था। और उसने क्या करा था, उसने टैरिफ बैरियर्स को रिमूव किया था। यानी कि वो जैसे हमारे वो नहीं लगते पोल टैक्स ही कहते हैं ना, कि अगर तुम कहीं दूर जा रहे हो तो जो बैरियर्स लगते थे हर बात पे, तो उसी को टैरिफ बैरियर कहते थे पहले के टाइम पे। ठीक है। हु फाउंडेड द यंग इटली, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन देम। अब देखो ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं मगजीनी भैया के बारे में। ये कौन थे, ये एक रेवोल्यूशनरी थे जो क्या चाहते थे, इटली यूनिफाई हो जाए। जो ग्यूजिप मैगजीनी थे भैया, इनका जन्म कब हुआ, मैंने क्या बताया था इनका जन्म कब हुआ था। अरे भैया रुक जाओ यार, थोड़ा सा मेरे को कैमरा तो लान दो यार। इनका जन्म हुआ था 1807 में, जगह क्या है, जीनुआ। ठीक है। इनने क्या किया था, इनने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। कहाँ बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी में। एस लिख देता हूँ, एस कहाँ बनाई थी, सैबोनरी में। एस मतलब सीक्रेट सोसाइटी, सैबोनरी में। इनने और सोसाइटीज भी बनाई थी इनने। ठीक है। पहली थी यंग इटली, यंग वाई आई से डिनोट कर रहा हूँ। एक बनाई थी यंग यूरोप। ठीक है। यंग इटली कहाँ बनाई थी इनने, अरे भैया याद कैसे करें, मेरे को याद नहीं आ रही। अरे सिंपल सी बात है भैया, यंग इटली ने बनाई थी मार्सिले में। इसको याद कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। जगह नहीं है, नहीं तो पूरा लिख देता हूँ। और इन्हें यंग यूरोप का बनाया था बर्ने में। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है मार्शिले वाला, तुम देख लेना क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, ABCD वाले वो क्रोनोलॉजी में ले जाओ यार। कि तुम्हें इतना तो याद है कि मार्शिले है बर्ने, अब तुम्हें ये नहीं याद कि इसकी जगह कौन सी है। ठीक है। तुम्हें मतलब ये तुम्हें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बर्ने इटली की यूनिफिकेशन मार्शिले ने कराई थी, बर्ने में गए थे। अगर ऐसी कंफ्यूजन हो जाए तो तुम्हें ABCD के क्रम में ले जाना है कि ई के बाद मतलब आई के ई ABCD में ई पहले आता है और ABCD में बी भी पहले आता है। तो यंग इटली कहाँ होगी, बर्ने में। ऐसी ABCD में आई बाद में आता है और ABCD में जो एम होता है वो बाद में आता है एज कम्पेयर टू बी। तो यंग इटली क्या हो जाएगी, मार्शिले में। यंग यूरोप क्या होगा, बर्ने में। ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम्हें यही चीज़ें लिखनी है। मेरे पास सही बताओ ना फ़ोन छोटा सा, नहीं तो मैं अच्छे से लिख लेता। ठीक है। तो ये तुमने बता ही दिया। अब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यू कॉपी 1832 क्या आया है, मेरी ट्रांसलेशन थोड़ी सी बेकार है, मेरी कुछ भी बढ़िया नहीं है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रीक वॉर हुई थी ना 1821 में, ग्रीक लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था। क्यों, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन आई स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, हाँ, ऑटोमन एम्पायर जो था ना, उनने ग्रीस पे हम वो कब्जा कर रखा था। और वो मतलब कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, नेशनलिज्म पाना चाहते थे। तो इसलिए उन्हें करी लड़ाई। और 1832 में ग्रीक हो गया इंडिपेंडेंट। और वो जहाँ इंडिपेंडेंट हुआ था उस जगह को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूकोपनेल, जो भी नाम है, आई डोंट नो। ठीक है। और इसमें एक बढ़िया बंदे जी, मतलब बहुत महान पोएट का नाम आता है,
जिनका नाम है लॉर्ड बायरन। अब ये देखो, ये महान तो हैं लेकिन क्या करें, ये वो फीवर के कारण मर भी गए थे। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ये फीवर के कारण कौन मरता है। देखो उस टाइम पे पैरासीटामोल तो होती नहीं थी दवाई, ठीक है। वो बहुत पुराना टाइम था तो इसलिए उनके उस टाइम पे ज़्यादा दवाइयाँ होती नहीं थी, तो मरना तो लोगों का कॉमन रहता था फीवर के कारण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल ऑफ यूरोप रिएक्ट टू नेपोलियन रूल। अब देखो यही क्वेश्चन को अभी मैंने बताया था, कहाँ है वो क्वेश्चन, कि नेपोलियन चचा जी ने, अभी नहीं बताया क्या क्वेश्चन मैंने, अबे नहीं बताया कि, हाँ यही क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, हाँ ठीक है, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये सारे तो मैंने बताए थे अभी, ठीक है। हाँ, कल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें तुम किसका एग्जाम्पल दोगे? अरे भैया ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में पढ़ते ही हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है, लेकिन पढ़ा तो वो चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, वो टॉपिक ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो टॉपिक है रोमांटिनिज्म का। ये वर्ड सुनते ही लोगों को लगता है रोमांटिनिज्म यानी कि रोमांस करना सिखाते हैं, नहीं यार। रोमांटिनिज्म मतलब एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें लोगों का मानना था कि साइंस के बलबूते पे क्या ही नेशनलिज्म मिलेगा, झाड़ू वो तलवार वगैरह मार के क्या ही नेशनलिज्म मिलेगा। अगर नेशनलिज्म लेना है तो एक काम करो, तुम कल्चर से लो, ट्रेडिशन से लो, ठीक है। तो बस इसलिए रोमांटिनिज्म की आइडियोलॉजी ये होती है। दो बंदों के नाम याद करने हैं, पेपर में लिख दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक तो है जोहान गुटरबर्ग, नहीं जोहान गॉटफ्रायर। मेरे मन में जब भी जोहान सुनो तो गुटरबर्ग का नाम याद आता है, नहीं जोहान गॉटफ्रायर। मैंने उनका नाम सुना ना तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, गॉटफ्रायड। मतलब आई नो यूरोप में वो अमेरिकन या यूरोपियंस के नाम ऐसे ही होते हैं, बट गॉटफ्रायड का मैं फ्रेंड लिख रहा हूँ, फ्राइड होगा, ठीक है। और एक दूसरे बंदे का नाम है करोल कुर्स पिंकी पिंसकी, कुछ क्या ही। एक तो यार ये नाम बहुत अजीब रहता है ट्रांसलेट करने में, करोल कुर्स पिंकी पिंसकी। आई नो, मैं जब भी पढ़ता था ना बचपन में तो पिंकी पिंकी बोल देता था, ठीक है। अभी भी थोड़ा सही प्रोनाउंसिएट प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है। तो तुम लिख देना रोमांटिनिज्म के बारे में, रोमांटिनिज्म के बारे में। अब यूरोप में 1830s के टाइम पे क्या हुआ था, और मेरा रिकॉर्डिंग, हाँ मैं डर गया कि रिकॉर्डिंग ऑफ है या नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, यूरोप में क्या ही हुआ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी, लिख लेता हूँ। पहली बात पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पॉपुलेशन तब क्या हर टाइम ज़्यादा रहती है, हर टाइम तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि डेली एक नया बेल्जियम पैदा कर दे, इतनी पॉपुलेशन है। और बात करें फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार यूरोप में, बस पॉपुलेशन थोड़ी ना थी। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। तीसरा है कि डिजीज़ वगैरह फैल गई थी, डिजीज़ का लिख सकते हो। दूसरा है पॉवर्टी। पांचवा है हंगर, मतलब यूरोप का क्या हो गया था, जीना मुश्किल हो गया था, हंगर वगैरह सब फैल गया था। और धर्म के नाम पे तो वो जड़ते रहते थे यार, रिलीजियस डिबेट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन आया है मेरा, ओके क्या हो रही है, थोड़ा सा जूम कर लूँ, हाँ। डिस्क्राइब द 3 फीचर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, वो पेंटिंग वगैरह तुमने देखी होगी एनसीईआरटी की, जिसमें ऊपर है ना बस महिलाएं खड़ी होती थी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो यही थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कहाँ हुई थी? एसटी पोल चर्च में। कहाँ है? जर्मन में है। कब हुई थी? 1848 में। क्योंकि तुम्हें पता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये डायलॉग भी किसी ने बोला था कि वेनिस फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। किन्ना बोला था कमेंट्स करना, मैं ही बताता हूँ, ड्यूक मैटर नहीं भैया, बहुत बोलते हैं वो, बहुत बोलते हैं, ठीक है। और फिर बात करें एसटी पोल चर्च में हुआ था, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो तुम लिख सकते हो वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन नो, ठीक है।
और लिख सकते हो कि 831 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। मेंबर्स ने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन, CONTU, आगे का तुम लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? पीजेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि इसमें कौन थे? बेसिकली लिबरल लोग ही ज़्यादा थे, जो इंडस्ट्रियल लोगों की ज़्यादा चापलूसी करते थे, या फिर कह सकते हैं चापलूसी थोड़ा ज़्यादा ही भारी वर्ड हो जाएगा, कि वो लोग क्या करते थे? इंडस्ट्रियल लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता था। तो फिर क्या, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए राजा जी के पास, उन्होंने बोला कि हमें डिमांड चाहिए। राजा जी ने बोला भग यहाँ से। तो उन्होंने बोला हम है ना बंदे बुला के पीट देंगे तुम्हें। राजा जी ने बोला बेटा तुमसे बड़ी आर्मी मेरे पास है। फिर क्या, राजा जी ने बहुत मारा। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग कहाँ चले गए थे, तुम क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला भैया तुमने हमारी डिमांड ही नहीं मांगी। उनने पीजन से बोला तुम लोग काहे नहीं आए थे? तो उन्होंने बोला तुमने हमारी डिमांड नहीं मांगी, इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे। और ये जो ST पोल चर्च का जो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म हो गया था। यानी ये पीजेंट्स नो, पीजेंट्स नो, पीजेंट जो भी है ये पी होगा भाई, पीजेंट्स नो पार्टिसिपेशन, ठीक है। इतना ही बताना था। अब देखो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, बहुत तगड़े क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जर्मनी भाई साहब क्या हो रही है? रुक जाना दोस्तों यार, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। हाँ, जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बताना है यार। जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में सोच के क्या आता है मन में? जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में सोचो, क्या आता है मन में? अरे भैया ऑटो वन बिस्मार्क भैया आए थे, उनको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी भी कहते हैं। उनकी एक ब्यूरोक्रेटिक आर्मी थी, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मतलब विशाल या फिर पावरफुल आर्मी थी। और उनने है ना 3 साल तक है ना वॉर लड़ी थी। और किससे लड़ी थी? फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, ठीक है। तो बस यही बताना है, तो मैं सिंपल सी बात है। और 1871, हाँ 1871 में तिलक लगा दिया था कि वो विलियम भैया को, और बना दिया था राजा, ठीक है। इटालियन यूनिफिकेशन। अब इसमें तुम्हें 4 बंदों के नाम याद करने हैं, गिनती के 4 हैं। कहाँ है भैया? हाँ, 4 बंदों के नाम याद करने हैं। सबसे पहला है केवुर भैया, केवुर भैया मैंने बताया था ना, केवुर भैया। दूसरा तुम्हें याद करना है ग्यूजिप मैगजीनी भैया। तीसरा तुम्हें याद करना है ग्यूजिप गैरीबाल्डी भैया, जी। और चौथा तुम्हें याद करना है इमैनुअल भैया, विक्टर इमैनुअल भैया, ठीक है। ये तो थे हमारे पास राजा जी, इनको तो हम सल्यूट मारेंगे। ये क्या थे? ये चीफ मिनिस्टर थे, CF थे किसके? CF थे प्रशिया के, प्रशिया के CF थे ये। और ग्यूजिप मैगजीनी भैया ने तो पता है 1831 में रिवॉल्ट किया था, लेकिन फेल हो गए थे। तो 1831 फेल हो गए थे। और ग्यूजिप गैरीबाल्डी भैया की आर्मी बहुत बढ़िया थी, तो इनकी आर्मी को हम क्या कहते थे? रेड शर्ट्स कहते थे, ठीक है। तो इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी पीजेंट्स की आर्मी थी, तो उसने सपोर्ट करा था, ठीक है। तो बस यही है, बस। तो इसी स्टेप्स में तो बताना। अब केवल भैया थोड़े से स्पेशल है, ऐसा नहीं है, मतलब केवल भैया वो हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता CBSE 2 नंबर का, इसलिए इनको थोड़ा स्पेशल मानते हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ दे रखा है। ये फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी बोल लेते थे, इटली से ज़्यादा अच्छी। और ये क्या थे? ना तो ये रेवोल्यूशनरी थे, ना तो वो थे डेमोक्रेटिक। और ये कह सकते हैं कि यही इस तरह ही बोल रखा है शायद, हाँ, केवल भैया के बारे में। इनने फ्रांस के लोगों से सोरा सपोर्ट लिया था, और कोई ना कोई एरिया को, पेडमेंट वाले एरिया को जीता था, ठीक है। और ये चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है तुम्हें। और इमैनुअल भैया को तो राजा बना दिया था 1861 में तिलक लगा के। और ग्यूजिप मैक्सिमिनी भैया ने रिवॉल्ट किया था, पर वो फेल हो गए थे। लेकिन इन्होंने यंग इटली बनाई थी, क्या क्या बनाया था? यंग इटली। कहाँ बनाई थी? अरे भैया ठीक याद नहीं आ रही, क्या मैं बता देता हूँ ना, वहाँ बनाई थी मार्शिले में, हाँ। और ग्यूजिप गैरीबाल्डी भैया थे, तो अपनी आर्मी के साथ आए थे, रेड शर्ट्स कहते हैं इनकी आर्मी को, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा ही आगे निकल गया क्या मैं? बहुत ज़्यादा ही आगे निकल गया। थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ मैं। या अब बताओ ब्रिटेन का केस क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है,
कर लेना। ब्रिटेन में यूनिफिकेशन कैसा है तो तुम्हें पता है, ब्रिटेन पहले क्या था, रिच था, मतलब पैसा बहुत था, कह सकते हैं अंबानी का बेटा ही था एक तरह से, रिच था, वेल्दी लोग थे, खाते पीते घर के लोग थे, ठीक है, ब्रिटेन में। लेकिन फिर क्या हुआ, 1688 में इनने क्या किया, मोनार्क से पावर छीन ली, इनने मोनार्क को फेंक दिया, मोनार्क मतलब क्रॉस मार दिया। फिर 1701 में इनने क्या किया, स्कॉटलैंड को अपना भाई बना लिया। 1707 में स्कॉटलैंड को क्या बना लिया, भाई बना लिया, स्कॉटलैंड तो मेरा भाई है ऐसा टाइप कुछ कह के। लेकिन इनकी ये बात थी दगाबाजी, जैसे इतने स्कॉटलैंड को जोड़ा, स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया, ठीक है, स्कॉटलैंड का सारा कल्चर तोड़ दिया। तो इसी से देखते हुए इनने 1801 में सोचा आयरलैंड को भी अपना भाई बना लेता हूँ, वही। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, आयरलैंड था थोड़ा चालाक, उसने बोला कि मैं जानता हूँ तुम गद्दार हो, तुम मेरे को है ना मेरी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दोगे। तो उसने बोला कि बेटा तुझसे बड़ी ताकत हमारे पास है, हम तेरे को एक थप्पड़ मारेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। तो इनने क्या किया, आयरलैंड को फोर्सफुली, यानी कि फोर्स का यूज़ किया, फोर्सफुली उसकी आर्मी को आयरलैंड को कब्जे में कर लिया, फिर बना द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, UKB, TUKB, द ग्रेट, नहीं, TGUKB, द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। फिर क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ब्रिटेन का गाना भी गाया गया, उसके नया फ्लैग भी बनाया था जिसको जैक बोलते हैं, हाँ जैक वो बोलते हैं कुछ, उसका गाना था गॉड सेव आवर नोबल किंग टाइप कुछ था, भक्त ब्रिटेन में यही हुआ था, ठीक है। नेशनलिज्म में अब हमें लिखना है नेशनलिज्म। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इंपीरियलिज्म क्या है। देखो सिंपल सी बात है, अपने देश के लिए देशभक्ति दिखा रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, परंतु लेकिन अगर वही देशभक्ति के लिए तुम दूसरे देशों को काटने पीटने पे आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, इंपीरियलिज्म। अब इसका एग्जाम्पल हमने देखा था बाल्कन रीजन में, ठीक है, बाल्कन रीजन मतलब 1871 तक ऑटोमन जो ओटोमन एम्पायर था, उससे बाल्कन रीजन ने पावर ले ली थी। इसमें बेसिकली तुम 3 लोगों के नाम याद कर लो तो काफ़ी है वैसे, जैसे ग्रीस हो गई, इनके बारे में तुमने सुना है, ग्रीस, सर्बिया। अब सर्बिया के बारे में नहीं सुने क्या तुमने, वो डांस नहीं देखो, वो सर्बियन लेडी का जो वो ट्रेंड नहीं चल रहा था, वो सर्बियन लेडी को डांस करती थी, तो वो जब कोई उसको बुलाता था तो जो उसे मारती थी, ऐसा टाइप कुछ ट्रेंडिंग में आया था सर्बियन लेडी का कुछ, ठीक है। अगर तुम देखते हो यूट्यूब वगैरह तुम्हें पता होगा, बहुत ट्रोल हुई हो भी, ठीक है। और रोमानिया का नाम लिख सकते हो, रोमानिया भी एक बढ़िया सी कंट्री है, ठीक है, रोमानिया, मेरे को ये नाम बड़े अच्छे लगते हैं, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये देश तो वैसे एक्सपेंड कर रहा था, तो यूरोप की, ब्रिटेन की, इनकी नज़र इस देश पे पड़ गई, सॉरी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर जितने भी बड़े देश हैं, इनकी नज़र इस देश पे पड़ गई। उन्होंने बोला कि एक सेकेंड, इनने सोचा कि हम तो बड़े हो ही रहे हैं, हम तो बढ़ रहे हैं, एक काम करते हैं इसको भी अपने कब्जे में ले लेते हैं ताकि हम जल्दी बड़े हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि वही है इंपीरियलिज्म का। इन्हें फिर ये लोग लड़ने लग गए कि बाल्कन रीजन पे कौन आएगा, तो इससे फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, धुनता। तो इंपीरियलिज्म वो आइडियोलॉजी है जिसमें है ना लोग अपने देश को तो ग्रोथ करना, अपने देश के बारे में भला भला देखना चाहते हैं कि उनका देश वो अच्छा हो, लेकिन वो दूसरे देश को भी फोर्सफुली कह सकता कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उसने करा था, किसने, ब्रिटेन ने, वो स्कॉटलैंड के साथ तो सर मस्त दोस्ती कर रहा था, लेकिन उसने आयरलैंड को भी जबरदस्ती कब्जे में ले लिया। तो जो उसकी आइडियोलॉजी थी ना, वो थी इंपीरियलिज्म। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अपने देश को तो बढ़ा रहे थे, और फिर उन्होंने एक कह सकते हैं कि अफ्रीका को भी कब्जे में कर लिया, इंडिया को भी कब्जे में कर लिया था, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स है। तो समझ गए ना मेरी बात को। तो इसमें तुम लिख सकते हो, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में लिख देना, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ठीक है।
हाउ डिड द फीमेल फिगर बिकम्स एन एलिगरी ऑफ ड्यूरिंग 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप। तो तुम लिख सकते हो फीमेल फीमेल फिगर कैसे एलिगरी बनी, तो इसमें तुम लिख सकते हो जैसे जर्मन की बनी थी जर्मेनिया, फ्रांस की बनी थी मैरिएना मैरिएना। तुम लिख सकते हो कि उनकी जो वो जर्मेनिया की एलोगरी है वो क्या सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, जो है ना कह सकते हैं कि उसकी ब्रोकन चेन है वो क्या फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो फ्री हो गए हैं। ऐसे जो उसकी वो तलवार है वो लड़ने के लिए रेडी है वो, और तलवार के ऊपर कुछ पत्ती वगैरह सी है वो क्या बताते हैं कि हम लड़ने को तैयार है लेकिन हम शांति के लिए भी वो है समर्पित। ऐसी जो सन की रेज है वो क्या बता रही है कि एक नया एरा शुरू हुआ है। तो तुम ये सब लिख लेना यार, सही लिखता है लगता है, ठीक है। और ओके, तो चैप्टर 1 में हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम आ गए हैं अपने प्यारे से चैप्टर की तरफ जो कि है एक्सप्लेन द implications of First World War on the economic, political and situation level of India। पहले वर्ल्ड वॉर ने ऐसा क्या धूम मचाई इंडियंस पे कि उनकी नानी मौसी सब की हालत खराब हो गई। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें बहुत लूटा, मतलब हमारा बहुत कुछ लूट लिया यार, बहुत कुछ। तो हमें यही बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे क्या क्या लूटा था। तो बस सबसे पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि उनने टैक्स बढ़ा दिए थे, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। दूसरा है कि उनने क्या करा था, वो फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, यानी कि जबरदस्ती भारतीय लोगों को है ना आर्मी में भेज रहे थे, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे। रिक्रूटमेंट जो भी है जगह नहीं है मेरे पास। दूसरा उनने क्या करा, उनने डिफेंस एक्सपेंचर बढ़ाया था, यानी कि डीई बढ़ाया था, जिससे क्या हो गई थी, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई थी, कस्टम ड्यूटीज रेज्ड हो गई थी, ठीक है। तीसरा हंगर ज़्यादा था, हंगर बढ़ गया था, डिजीजेस फैल गई थी, ठीक है। क्रॉप फेलियर हो गया था, जो क्रॉप है वो फेल हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था, जगह नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा तो मैं जो बता रहा हूँ तुम खुद ही लिख लेना, क्रॉप फेलियर हो गया था। और एपोजुमा नाम से पता नहीं कोई एंडेमिक आया था, मुझे याद नहीं है नाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, इसी को ही तो मैं अच्छे से डिटेल में लिखना है। फोर्स रिक्रूटमेंट कीवर्ड है, उसको मत भूलना, ठीक है। व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। अब देखो खिलाफत मूवमेंट क्या थी, तो देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो और टर्की नेशन हार गया था ना, जो जो लोग हार गए थे, तो जो टर्की के किंग थे ना खलीफा, हाँ, तो उनने क्या करा था कि एक रूमर फैल रहा था, रूमर मतलब एक अफवाह फैल रही थी कि जो ट्रीटी लगाई जा रही है ना, वो ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल नाम है था कुछ, ठीक है, जो जर्मन पे लगाई थी। नाइन्थ नहीं पढ़ी क्या तुमने, नाइन्थ का वो चैप्टर नहीं पढ़ा क्या, द राइज ऑफ नेशनल द राइज ऑफ यूरोप एंड द नाजिम एंड द हिटलर वाला, तो उसमें बताया नहीं है। तो बस, तो उसी से बचने के लिए कि उनके जो वो स्पिरिचुअल लीडर खलीफा उन पर ट्रीटी ना लगे, इसलिए है ना कई देशों में जो कुछ मेंबर्स थे ना मुस्लिम लोग, वो अपनी कमेटी बना रहे थे। तो बस दो बंदे थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्हें अपनी कमेटी बनाई थी, इसका नाम रखा था खिलाफत। फिर गांधी जी ने भी उन्हें अपने साथ जोड़ लिया कि हम लोग वैसे ही एनसीआर मूवमेंट शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो एक काम करो तुम भी हमारे साथ, मतलब तुम लोग आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाओ। तो बस खिलाफत समिति बना दी, ठीक है। दो लीडर्स कौन से, मोहम्मद अली शौकत अली, अली ब्रदर्स कहते हैं उन्हें, जैसे अली ब्रदर्स लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें दो बोला है तो तुम्हें प्रॉपर नेम लिखना पड़ेगा। वाई गांधी दी सपोर्ट द खिलाफत इशू, तो देखो अगर पूछे कि व्हाट वाज खिलाफत इशू, तो तुम ऑटोमन टर्की वाला एग्जांपल लिख सकते हो कि और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के कारण, वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया। ओके, नोट्स भी मेरे गिर गए, शाबाश। ओके, तो ये देखा देखा मेरे को ये चीज़ तो बेकार लगती है। हाँ, अब ये पूछ ले कि वाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत इशू, तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें तुम क्या लिखोगे, तो देखो गांधी जी जो थे ना वो एकोमोडेट करना चाहते थे अलग अलग धर्मों को, यानी कि वो एकोमोडेशन करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग लड़ेंगे ना तो आज़ादी नहीं आएगी। अगर
सारे एक साथ लड़ेंगे ना तो अंग्रेज लोगों की फिर पैंट गीली हो जाएगी, फिर वो दूसरी पैंट लेने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। जैसे ब्रिटेन आएंगे हम भारतीय बोल देंगे हम आज़ाद हो गए तो तुम निकलो, तुम वापस मत आना। तो यही है। तो एकोमोडेशन चाहते थे वो। दूसरा वो चाहते थे कि वो एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लाना चाहते थे, जैसा रॉयल एक्ट में हुआ था ना, उसका कह सकते हैं कि रिवेंज लेना चाहते थे, लेकिन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है। तो वो एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहते थे, यानी कि एक बिग मूवमेंट चाहते थे, ताकि वो ब्रिटिशर्स को क्या कर सके, हरा सके। बिग मूवमेंट चाहते थे ताकि ब्रिटिशर्स क्या हो, लड़ सके। वैसे भी 2 नंबर का ही आता है, मेरे पेपर में तो 2 नंबर का आया था। और बाकी अगर पूछ ले तो तुम और भी लिख देना कि गांधी जी के बाद, फिर तुम वही लिख देना कि खिलाफत इशू क्या है। ठीक है। तो वही है बस। व्हाट वाज रॉयल एक्ट? सिंपल सी बात है, रॉयल एक्ट क्या है। देखो भैया, रॉयल एक्ट क्या था, ये वो एक्ट था जो कि 1990s में आया था। ठीक है। और ये एक्ट किसने लाया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने। ठीक है। ILC। ठीक है। और इस एक्ट को जब लॉन्च किया गया तो इंडियंस ने किया था रिफ्यूज़। अभी ये एक्ट क्या है वही बता रहा हूँ मैं, पर इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ लेता हूँ ताकि पेपर में तुम उसको यूज़ कर सको। ठीक है। इंडियंस ने क्या किया था, रिफ्यूज़ बोला था। इंडियंस ने बोला ये एक्ट नहीं चलेगा। इंडियंस ने बोला नहीं चलेगा एक्ट, लेकिन अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती डाल दिया था। अब ये एक्ट क्या था, तो देखो सिंपल सी बात है। ये एक्ट, रॉयल एक्ट वो एक्ट है जिसमें हमें ना पॉलिटिकल लीडर्स को 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकते हैं। मतलब उनकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि शक के आधार पे भी हम चाहें ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाल सकते हैं। तो ये था रॉयल एक्ट। तो जैसे ही एक्ट आया ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में, तो इंडियंस भड़क गए। उन्होंने बोला कि भाई ये एक्ट तो ये गद्दारी है, अगर ये एक्ट आ गया तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने बोला हमें वही तो करना है, उन्होंने वो एक्ट डाल दिया था। इससे फिर लोगों ने क्या किया कि रैलीज ऑर्गेनाइज हुई थी, रैलीज हुई थी, लोग वायलेंट हो गए थे, मतलब हल्ले हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, मस्कास हो गया था, मतलब मैसेकर्स हो गया था। मतलब बहुत गंदी वाली सिचुएशन हो गई थी। दंगे वगैरह जो होते हैं उसे मैसेकर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी यार, तुम लिख सकते हो आगे बना बना के। ठीक है। बना बना के नहीं, मतलब दे रखा है अभी के लिए। ठीक है। When was the Gandhiji launch NCM movements and what was the effect of NCM movement? अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या लिखना है। देखो NCM मूवमेंट क्या था, पहले तुम यही लिखोगे कि व्हाट वाज NCM मूवमेंट और गांधी जी ने इसको कब लॉन्च करा था। तो देखो 1920 दिसंबर के टाइम, वो सितंबर के टाइम पे कोलकाता सेशन में इसकी क्या करी थी, मांग करी गई थी कि भैया हमें ऐसा कुछ मूवमेंट चाहिए ताकि हमारा दिल खुशी हो जाए यार, हमें अंग्रेज़ों को वो देनी है, पलटी देनी है। ठीक है। लेकिन ये अब इसको काट के दिसंबर कर देता हूँ। दिसंबर के सेशन में नागपुर सेशन में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड देन जनवरी में इन स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 1920 में इस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया था। अब इसका आइडिया कैसे आया था गांधी जी को, तो इनने एक बुक लिखी थी 1999 में, हिंद स्वराज। तो उनने उसी से एक आइडिया लिया था। ठीक है। उनने वो बुक लिखी थी तो उससे उन्हें आइडिया मिल गया नॉन कॉरपोरेशन को लॉन्च करने का। उसमें उन्होंने क्या लिखा था, अब देखो जो मैं बता रहा हूँ ना वो NCERT की वो लाइन है जो बच्चे पेपर में लिखते हैं ना तो एग्जामिनर खुश हो जाता है बहुत। तो देखो लाइन ये थी कि ब्रिटिशर्स वॉज established within the corporations of Indians. If we refuse the Britishers, it will collapse within a year. सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में हमारे कॉरपोरेशन तो आई थी। वो तो नए नए आए थे, उन्हें क्या पता था भारत में क्या चल रहा है, तो हम इंडियंस ने उन्हें कॉरपोरेट तो किया था। ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम पे हमने कॉरपोरेट किया था, पर अगर हम ब्रिटिशर्स को कॉरपोरेट करना बंद कर देना वो 1 साल के अंदर कोलैप कर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमें आज़ादी 1947 में मिली थी। ठीक है। तो यही है वाई वॉज NCM मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी। अब इसके सिंपल सा कारण है, पहला तो रॉयल एक्ट का बदला था, लिख लो यार पहले। रॉयल एक्ट से गांधी जी बदला लेना चाहते थे, रॉयल एक्ट में जो जलियांवाला बाग हुआ था उससे बदला। दूसरा उनका हिंदू स्वराज का आइडिया की वही लिख देना, इफ ब्रिटिश कॉलअप विद द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
इफ़ वी रिफ्यूज देन इट इज़ कॉलेज विद इन अ ईयर वाला कुछ लिख देना जो मैंने बताया था। और तीसरा वो क्या चाहते थे, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहते थे, बी मूवमेंट चाहते थे। वो ऐसा मूवमेंट चाहते थे जिसमें वो अकोमोडेट कर सके अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को। वही वाला पॉइंट है भाई, ठीक है। हाँ, हाउ डिड कंट्री साइड में क्या हुआ था और ट्रैवल एरिया में क्या हुआ था। अब यार देखो, मैं एक तरह से पता है तुम्हें चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के। ये कह सकते हैं ये जो चैप्टर है ना, ये क्वेश्चन पेपर की आत्मा है। वो कहते हैं, वो डायलॉग नहीं है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म इन इज द इंडिया इज अ सोल ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नंबर का है भाई। अगर तुम ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, 12-13 नंबर यूं चले गए। मैप में इस चैप्टर के 2 नंबर फ्री के रहते हैं, बाकी फिर इससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, फिर MCQ क्वेश्चंस। यानी कि चैप्टर मतलब आत्मा है यार। तो बस वाई ये मूवमेंट कैसे कंट्री साइड में तुम्हें पता है, मैंने बताया था BPT थ्योरम लगी थी। बीपीटी थ्योरम लगी थी, बीपीटी थ्योरम नहीं है, मतलब बीपीटी थ्योरम नहीं, मतलब ये निमोनिक है। जिसमें पहला क्या था, बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स को, फिर पिकेटिंग हुई थी, और तीसरा टीचर्स और लॉयर ने बोला कि हम नहीं कर रहे तुम्हारे पास काम, तुम सारे बेटे से नल्ले चोर वेल्ले छपरी बेरोजगार एकदम करके भिखमंगे हमारे देश का लूटते हो भगतेरी। ऐसा मतलब थोड़ी बहुत अपशब्द कह दिए थे टीचर्स ने, ये मतलब लॉयर वगैरह ने। और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था पोस्ट से। बच्चों ने पढ़ा नहीं, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, उनके भी मजे, वो घर पे क्रिकेट खेल रहे हैं। और टीचर्स वगैरह भी अब NCM मूवमेंट में ज़्यादा वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री साइड में तो ये हुआ था। अब ट्राइबल एरियाज में मैंने एक लेजेंड का नाम बताया था, अगर तुम्हें वो याद होगा तो लाइक कर देना यार। अल्लूरी सीतारामन राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, सीताराम राजू। ये जो बंदे हैं ना, मतलब कमाल के बंदे हैं। मतलब जितने मैंने सल्यूट दूं ना उतना कम है, क्योंकि ये लोगों का मानना है ये भगवान है। मतलब इनको गोली भी नहीं कुछ नहीं कर सकती, मतलब ये किसी को भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना था। और ये गांधी जी को सपोर्ट भी करते थे, ये चाहते थे कि वो ये दारू पीना अवॉइड करते थे, अल्कोहल को बंद करते थे, ये चाहते थे खादी पहनते थे वो। पर वो एक चीज़ नहीं मानते थे, उनका मानना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए ना तो अंग्रेज़ों के 4 डंडे मारने पड़ेंगे तो ही आज़ादी मिलेगा। ये लोग गुरीला वॉर करते थे। आंध्र प्रदेश की वो, आंध्र प्रदेश मैंने चैप्टर पढ़ाया था, अरुणाचल प्रदेश बोल देता, आंध्र प्रदेश की जो एरिया है ना वहाँ पे करते थे गुरीला वॉर, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी भी चढ़ा दिया था, ये बुरा हुआ था, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्लांटेशन में क्या हुआ था, आप देखो, एक एक्ट आया था, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1956 में आया था, ठीक है। तो उस एक्ट में ये बोला गया था कि जो, नहीं 1959 में आया, नहीं 56 में ही आया था। एक बार NCERT में कंफर्म कर लेना, मेरे को तो 56 ही लग रहा है। अगर उससे पहले आया होगा दिक्कत नहीं, 59 में आया था, कंफर्म हूँ। तो मेरे को कंफर्म कर लेना, मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, 59 में आया था, हाँ। तो जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसके तहत जो वर्कर्स थे ना, उन्हें, मैं लिखना ज़्यादा, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लिख लोगे, क्योंकि लिखना तुम्हें आता है, तुम लिख तो लोगे बना बना के कैसे ना कैसे। लेकिन ये है तो कि तुम्हें मतलब अगर कोई बंदा बताएगा नहीं तो तुम लिखोगे कैसे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ आंसर, तुम बाद बाद में खुद लिख लेना। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, उनको घर से घर जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें बस वही वो जो एरिया है ना वहीं पे ही पूरी ज़िंदगी बिताने का वो था। तो जैसे उन्हें पता चला NCM मूवमेंट लॉन्च हो गया, उन्हें लगा बस मिल गई आज़ादी, और वो भाग गए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे कोई ना कोई रेलवे का शायद कोई वो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो सब कुछ बंद था, तो उन्हें वापस आना पड़ा। फिर ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत मारा कि हमारी मर्जी के बिना तुम है ना भागे हो, तुमने रूल तोड़ा है। फिर क्या, बहुत मारा था। तो तुम्हें बस यही लिखना है, ठीक है। वाई डिड गांधी जी विड्रॉल द NCM मूवमेंट। अब यार देखो, गांधी जी ने विड्रॉल किया था, सबसे पहला तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपोनियन ओपिनियन। यानी कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही तो छोटा है यार। मैं उंगली से लिखता हूँ, मेरे पास पेन भी नहीं है, उंगली से ऐसे ऐसे करके लिखता हूँ। तो डिफरेंट पीपल हैव
डिफरेंट अपॉन ओपिनियन अबाउट NCM, ठीक है। दूसरा तुम लिख सकते हो चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि CC में वो इंसिडेंट जो हुआ था, कहाँ हुआ था, यूपी में चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया था, जो कहाँ है, यूपी में पड़ता है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन को फेंक दिया था, 19 लोग मरे थे, ठीक है। पुलिस स्टेशन को मार दिया था, 19 लोग डाय हुए थे। जैसी गांधी जी ने खबर सुनी, उनके दिल पे लगी ना कि भैया बस ये मूवमेंट अब मैं नहीं रोकना, अब मैं नहीं कर रहा है मूवमेंट। 1992 में उन्होंने बंद कर दिया मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन हैं यहाँ। हु फॉर्म स्वराज पार्टी एंड क्यों? इसके लिए सिंपल लिख देना कि CR दास नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी करी थी, ताकि वो गांधी जी वो NCM मूवमेंट के खिलाफ थे। उनका मानना था अगर हम गांधी जी अगर हमें है ना दूसरे अपनी मांगों को दूसरे देशों तक पहुंचाना है, या फिर अपनी मांगों को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना है, तो उसके लिए मूवमेंट करने की क्या ज़रूरत। पॉलिटिक्स में अगर हम जीत गए, इलेक्शन पार्टी वगैरह जीत गए, तो हम वैसे ही वो मान लेंगे, वैसे ही जीत जाएंगे वैसे ही, ठीक है। मतलब अगर ब्रिटिशर्स अगर हम पार्टी वगैरह जीत गए, इलेक्शन में हम उनसे जीत गए, तो हम वैसे दूसरे देशों तक अपनी मांग पहुंचा देंगे। तो यही है। व्हाट वाज साइमन कमीशन? तो ये क्या था, ये एक ऐसी कमीशन थी जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करती थी। बट दिक्कत ये थी कि इसमें इंडियन कोई नहीं था। तो बस जैसी साइमन भैया आए थे, सर जॉन साइमन जैसे आए कमीशन लेके, लोगों ने बोला गो बैक साइमन, बस बहुत यही हुई, बेइज्जती हो गई गजब वाली। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ सॉल्ट मार्क ऑफ गांधी जी एज अ सिंबल टू यूनाइट। अब देखो भैया, मैंने जब कुछ दिन पहले हिस्ट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना। अब देखो सिंपल सी बात है, सॉल्ट इज अ बेसिक सब्सटेंस जो कि हर बंदे को चाहिए होता है। इसलिए क्योंकि देखो दलित हो या तो हिंदू हो या तो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या फिर खुद अंग्रेज हो, जो सॉल्ट है ना हर बंदा यूज करता है। और जो सॉल्ट पे टैक्स की मांग अगर हम करेंगे ना, तो हर बंदा उससे यूनाइट कर पाएगा, क्योंकि वो किसी धर्म को नहीं ले रहे हैं, ना वो किसी कह सकते हैं किसी भगवान का नाम लेके वो नहीं कर रहे हैं। वो बस बेसिक सब्सटेंस के लिए लड़ रहे हैं, टैक्स कम करने के लिए सॉल्ट के। तो इसीलिए उनने सॉल्ट को ऐसा सिंबल रखा था ताकि बहुत से लोग जुड़ सके, क्योंकि गांधी जी का क्या मानना था, एकोमोडेशन होना चाहिए अलग अलग लोगों का, तभी देश आज़ाद होगा, ठीक है। मेरे को नहीं लग रहा हम 50 क्वेश्चन कर पाएंगे। टाइम कितना हो गया? 43 हो गए हैं। मेरे को 1 घंटे में ख़त्म करना है, जल्दी बता रहा हूँ मैं। अब सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट NCM से कैसे अलग था? अब देखो ये पॉइंट्स मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था, जो सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट था उसमें मुस्लिम लोगों ने NCM मूवमेंट में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनने पार्टिसिपेट करा था, बिकॉज ऑफ खिलाफत इशू। पर खिलाफत इशू हो गया धीरे, तो सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट में मुस्लिम लोगों ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उनकी भी मुस्लिम लीग पार्टी बन रही थी, और कांग्रेस भी हिंद स्वराज वो क्या कहते हैं हिंदू महासभा की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही थी। दूसरा वुमेन पार्टिसिपेशन, तो NCM मूवमेंट जो था ना उसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। लेकिन जो सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट था उसमें NCM मूवमेंट में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। वो गांधी जी की बात, वो गांधी जी जब आते थे तो वुमेन्स उन्हें सुनती थी सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट में। और तीसरा कह सकते हैं जो सिविल डिसोबिएडेंट वो NCM मूवमेंट था ना, नॉन कॉर्पोरेशन, उसमें लॉस तोड़ना अलाउड नहीं था। पर सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट में हाँ लॉस तोड़ दो यार, उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ब्रिटिशर्स ने ये तो लॉ बनाया, तोड़ दो। क्यों? वो जब हमारे देश पे राज कर सकते तो हम इनके लॉस नहीं तोड़ सकते, तो वही बात थी, ठीक है। तो यही बात था, ये मैंने पॉइंट्स बता दिया, तुम लिख देना, ठीक है। हाउ डिड बिजनेस क्लास रिएक्ट टू द सिविल डिसोबिएडेंट? तो वो सिंपल सी बात है, वही वो चाहते थे कि टैक्स वगैरह कम हो उनके बिजनेस में, ठीक है। जो ब्रिटिशर जो थी वो ट्रेडिंग में टैक्स लगाती थी, वो इम्पोर्टिंग में टैक्स लगाती थी, तो वो कम करना चाहते, तो इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट लॉन्च किया था।
इसमें बहुत से बंदों के नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे टिस्को हो गया और टाटा हो गया, मतलब टिस्को तो एक ही है, टाटा टिस्को एक ही है, ठीक है। तुम जीडी बिरला का नाम लिख सकते हो, और एक ठाकुर दास नाम से बहुत बड़े बंदे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। वाई वॉज कांग्रेस रैल्यू सेंट टू एलो वुमेन्स टू होल्ड एनी पोजीशन, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मान लो तुम्हें कोई वर्ड का मतलब भी नहीं आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, मैंने तुम्हें वो ट्रिक नहीं बताई, मेरी कीवर्ड स्ट्रैटेजी। मुझे भी कभी कभार होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड स्ट्रैटेजी लेता हूँ कि तुम्हें ये देखना है इस क्वेश्चन में क्या तुम्हें सबसे मेन लग रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना कीवर्ड, उसको मार्क कर लो। जैसे कांग्रेस हो गया, जैसे वुमेन हो गई, जैसे पोजीशन हो गया, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हो गया, और एक सिविल डिसोबेड मूवमेंट हो गया। अब तुम्हें इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है ना जो कि तुम्हें लग रहा है कि ये पूछ रहा है, मतलब तुम्हें अपने मन से क्वेश्चन बनाना है कि कांग्रेस हो गया, वुमेन हो गया और सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट हो गया, तो क्या कहना चाहते हैं ये, क्या कहना चाहते हैं। तो तुम्हारे मन में ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन बन जाएगा कि वुमेन, कांग्रेस ने वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं किया दिया था, ठीक है, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में, इसको बताओ। तो बस तुम बता देना कि सिंपल सी बात है। देखो, जो तुम्हें नॉलेज है ना तुम्हारे पास, तुम उस नॉलेज से इजीली क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है पूछेगा एनसीईआरटी से ही, तो काहे को टेंशन लेनी है। फिर क्या, तुम्हें एनसीईआरटी के पॉइंट्स को लिखना है कि गांधी जी, मैं क्या बताऊँ, गांधी जी की हर सोच को तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये सोच को सपोर्ट नहीं करता मैं। गांधी जी का पता है क्या मानना था, उनकी वही पैट्रियार्कल सोच थी कि वुमेन्स को है ना घर के काम करने चाहिए, सो कॉल्ड पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी। मैं गांधी उस टाइम पे होता ना, तो गांधी जी से बोलता, गांधी जी बीइंग फेमिनिस्ट यार, ये कैसी सोच है आपकी, मतलब देश को आज़ाद कराने, ऐसे आप देश को आज़ाद कराओगे जब आप वुमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं दोगे हैं। तो ये तो मेरी पर्सनल सोच हो गई। तो गांधी जी का मानना था कि जो वुमेन्स हैं उनको घर के काम करने चाहिए, इसलिए उनने वुमेन्स को उतनी अथॉरिटी नहीं दी। उनने बोला हाँ तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कर लो, लेकिन तुम्हें जगह कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ सोच थी गांधी जी की, और कांग्रेस भी गांधी जी की सपोर्ट में थी, ठीक है। तो बस अब एक क्या हो रहा है, तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम था, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चंस बता दिए। बिजनेस क्लास कैसे रिएक्ट करी, तो ये भी बता दिया था यार, अभी अभी तो बताए हैं सारे क्वेश्चंस। लिमिटेशंस क्या आती, तो तुम लिख देना यार कि सबसे पहला तो कास्ट वाले सिस्टम के ऊपर लिख देना कि जो कांग्रेस थी वो डोमिनेंट थी अपर क्लास कास्ट, जैसे ब्राह्मण हो गया, तो वो जो लोअर क्लास थी उसको क्या करती थी, वो करती थी, जो लोअर क्लास थी ना उसको, मतलब उनकी बातों को नहीं मानती थी कांग्रेस। तो बस इसीलिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एसोसिएशन बनाई गई। किन्ना बनाई थी, जिनने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, BR अम्बेडकर जी। रिस्पेक्ट से बोलो यार, बहुत वो बड़े बंदे हैं यार वो। अगर वो नहीं होते ना तो हमारे देश में जो इक्वालिटी वाले इतने सारे इक्वल राइट्स है ना, वो भी नहीं होते। क्या मस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनने, ठीक है। तो बस इसी के कारण है ना, कह सकते हैं जो उनने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि या तो हमें है ना सेपरेट इलेक्ट्रोड दो, या सेपरेट इलेक्ट्रोड, जैसे पाकिस्तान हुआ था ना धर्म के नाम पे बांट दिया था देश, उसी प्रकार से वो चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा सेपरेट एरिया मिल जाए ना जिसमें वो सारे दलित लोग वोट कर सके, वो अपना लीडर बनाए। मतलब एक तरह से बंटवारे की उनने मांग करी थी, या तो रिजर्वेशन दो या बंटवारा दो। अब अंग्रेज ने जैसी बात सुनी उनकी तो खुशियां फैल गई, क्योंकि उन्हें तो डिवाइड एंड रूल आता था। उन्हें उन्हें पता था कि अगर है ना ये दलित लोग भी इनके साथ जुड़ गए ना गांधी जी के साथ, तो फिर हम तो 10-20 साल के अंदर ही है ना भारत छोड़ के भग जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि वो BR अम्बेडकर जी यार, आप हमसे बोलो यार, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे यार, हम आपको ऐसा एरिया देंगे जिसमें दलित लोग वोट करेंगे, ठीक है। तो अब गांधी जी को अंग्रेजों की चाल समझ में आ गई थी, क्योंकि उनने वैसे ही देश को ऐसे ही लूटा था, वैसे ही इंडिया पे कब्जा करा था। तो उन्होंने बोला कि मैं ना भुखमरी करूंगा, लेकिन किसी को भी धन वो जाति के नाम पे नहीं बांटूंगा, देश को जाति के नाम पे नहीं बंटने दूंगा। मैं गांधी जी से कहना चाहूंगा, गांधी जी
यही अगर आप ऐसी भुखमरी अगर आप है ना पाकिस्तान वाली सिचुएशन पे भी कर देते तो पाकिस्तान नहीं बटता। छोड़ो, ये तो दूसरी बात हो गई। तो बस गांधी ने जैसे भूख भूख हड़ताल शुरू करी तो B.R. अम्बेडकर जी ने सोचा यार अगर गांधी जी मर गए तो देश को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं। ठीक है, मतलब वो कह सकते हैं वो लोगों के अंदर वो आग तो डाल रहे हैं ना थोड़ी सी, कि वो अपने देश के लिए नेशनलिज्म के लिए तो थोड़ी सी आग तो डाल रहे हैं ना, कई लोगों के अंदर देशभक्ति जो आ रही है वो गांधी जी की वैसी यार थोड़ी थोड़ी सी तो आ रही है यार। मतलब गांधी जी कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना थोड़ा सा नेशनलिज्म में। तो बस उनने अपने वर्ड्स वापस ले लिए और बोला कि ठीक है गांधी जी, एक पूना पैक्ट करते हैं जिसमें है ना जैसी देश आज़ाद होगा तो आप पक्का रिजर्वेशन देना। गांधी जी ने बोला ठीक है, जैसी सरकार आएगी, मेरी सरकार बनेगी, मैं वो मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन दूंगा। तो बस यही था एसोसिएशन। ठीक है, तो बस वैसे मैं गांधी जी से पूछना चाहूँगा पर्सनली कि गांधी जी आपने SC ST कास्ट के लिए तो है ना भूख हड़ताल करके B.R. अम्बेडकर जी को अपनी साइड ले लिया था, पर यार जब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा होता था तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया कुछ? है गुड क्वेश्चन है ये। ठीक है, और बात करें मुस्लिम लोगों का तो मैंने बता दिया था कि मुस्लिम लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता ही है डिप्रेस क्लास एस वो मुस्लिम लीग एंड वो हिंदू महासभा और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंपनीज थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की क्या मांग थी कि उनकी सैलरी बढ़े और उनके वर्किंग आवर्स कम हो, और जो इंडस्ट्रियल कंपनीज थी अब दोनों तरफ अपोजिशन था, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंपनीज जो थी वो कांग्रेस सरकार को थोड़े से पैसे वगैरह दे रही थी ताकि ठीक है, तो बस ना वो गांधी जी के कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, बाकी किसी ने नहीं किया। ठीक है, अब यार ये देखो सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस की भावना कैसी आई। अभी हमने क्वेश्चन करा था फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, तो वही पॉइंट्स लिख देना कि गाने का यूज़ हुआ था, और तुम लिख देना कि वो भारत माता की वो पेंटिंग बनाई गई थी, और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाला टॉपिक भी लिख देना कि हमारी ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने हमें अपना गुलाम वो बोल दिया था, गुलाम ओ अंग्रेज़ों ने बोला था कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास बहुत ज़्यादा गौरवशाली है, अंग्रेज़ों ने हमारा इतिहास दबाया है। तो वो इतिहास को दोबारा लोगों के सामने बताना कि हमारे ऐसे ऐसे राजा थे, ठीक है, जो इतने वीर थे कि उनने बहुत से लोगों को मारा था। ठीक है, तो यही है, मतलब बहुत से लोगों का कल्याण करा था। ठीक है, हाँ, तो चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया मेरे पास, और अब टोटल 17 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी फटाफट निपटाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अबाउट द is not a 50-year-old concept but has a long history. Support the statement with proper examples. तो तुम्हें यही बताना है कि ग्लोबलाइजेशन पहले होती थी। पहले मैं बैटरी देख लूँ भाई, बहुत हो गई यार, बहुत ज़्यादा बैटरी है, मेरा तो कल्याण हो गया। और अभी जल्दी करते हैं मेरे को। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं थोड़ा मैसेज चेक कर लूँ यार, थोड़ा सा तो हो जाए यार। ठीक है, नथिंग मैसेज, मैसेज ज़्यादा नहीं आया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन अभी जस्ट 50 साल पहले आया है, ऐसा गलत है। मतलब ग्लोबलाइजेशन जस्ट 50 साल पहले नहीं आया, बहुत साल पहले आया था। पहले के टाइम पे सिल्क रूट के बारे में, इस क्वेश्चन में तुम सिल्क रूट के बारे में लिख देना कि वो एक कल्चरल रूट था जो कि चाइना को एशिया से यूरोप तक कनेक्ट करता था। फिर तुम इसमें लिख सकते हो कि जो कॉरीज हैं वो है ना दूसरे देशों में ट्रांसफ़र होती थी, मालदीव्स में ट्रांसफ़र होती, मालदीव्स की कॉरीज और जगहों पे ट्रांसफ़र होती थी। फिर तुम लिख सकते हो कि इंडिया से स्पाइसेस और कॉटन जाता था और यूरोप से गोल्ड वगैरह आता था। ठीक है, तो फिर तुम ये लिख सकते हो कि लोग ग्लोबलाइजेशन करते थे ताकि वो राजा जी की डांट से बच सके, पर्सुएशन से बच सकें, और अपने कल्चर को फैलाने के लिए रिलीजियस कह सकते हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ग्लोबलाइजेशन का यूज़ करते थे। ठीक है, तो तुम ये सब लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने बता ही दिया तुम्हें। ठीक है, सिल्क रूट का, सिल्क रूट क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा प्री मॉडर्न कल्चरल ट्रेडिशनल रूट है जो कि चाइना को कनेक्ट करता था ये।
क्यों इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें सिल्क, चाइना से सिल्क और पोइट्री पूरे एशिया और यूरोप में फैलती थी। तो तुम लिख देना, ठीक है। फूड ऑफर्स मैनी examples of long distance culture exchange। तो यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैं इसमें क्या लिखना है कि फूड कैसे वो ट्रैवल करता था। तो तुम लिख सकते हो कि चाइना की स्पैगेटी जब दूसरे देशों में आई तो ये वो बन गई। वो चाइना के नूडल जब दूसरे देशों में आए तो स्पैगेटीज बन गए। उसी प्रकार से जो कह सकते हैं का पास्ता था, जो अरब का पास्ता था वो जब दूसरे देशों में आया, पास्ता जब दूसरे देशों में आया तो वो दूसरे देशों में आया, जैसे इटली में आया था सिलीसा में, ठीक है। तो सिलीसा में आया था इटली का, तो वो इटली का ही हो गया, मतलब यानी कि पास्ता भी ट्रैवल करा था, ठीक है, अरब से। तो आज हम जो सुनते हैं ना इटली का पास्ता, इटली का पास्ता, वो इटली का नहीं है, वो अरब का ही पास्ता था, ठीक है। तो बस थोड़े से फटाफट कर लेते क्योंकि मेरी 5:30 बजे क्लास है, ठीक है। सम टाइम, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर तुमने छोड़ा ना तो समझ जाना तुमसे बड़ा वाला कोई महान नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे फूड जीने मरने की अवस्था को क्या वो कर देता है। तो देखो तुम इस पे लिख लेना, जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी किसने करी थी? क्रिश्चियन कोलंबस। ये वो बंदा है, लोग घर पे बोर हो रहे होते, हम घर पे बोर हो रहे होते तो इंस्टा देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। मैं तो पढ़ाना शुरू कर देता हूँ जब भी बोर होता हूँ। ये बंदे ऐसे है ना, ये जब बोर होते थे तो वो देश डिस्कवर कर देते हैं। तो ऐसे ही बोर हो रहे थे, घूमने गए समुद्र के रास्ते से, तो बस भाई साहब ये समुद्र के रास्ते से गए, इनकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। हमारी मम्मी तो हमें है ना अगर दूध लेने भी जाना हो ना तो ऐसे शक से भेजती हैं कि जैसे हमें कोई खा जाएगा। सही में उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है कि दूध लेने के बहाने हम कहीं और ही घूमने चले जाएं, ठीक है। वैसे मन तो बहुत कर रहा है गोवा वगैरह जाने का। भाई गोवा जाने का मतलब ये नहीं कि मैं बीच वगैरह में जाऊँगा, भाई गोवा में तो बहुत कुछ है। प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में इन्वेंट हुई थी, और जो ब्रेड वगैरह है वो भी गोवा में ही ज़्यादा मिलती है, ठीक है। लेकिन ये मम्मी जाने नहीं देती कभी। तो बस इसमें तुम्हें क्या लिखना है कि जब अमेरिका से आलू डिस्कवर हुआ था ना, यूरोप में आया था, तो यूरोपियंस को बहुत प्यारा लग रहा था। क्यों? आलू से क्या था? क्योंकि उसमें नरिशमेंट ज़्यादा होती थी, न्यूट्रिशन ज़्यादा होते थे आलू में। यूरोपियंस आलू खाते थे क्योंकि वो न्यूट्रिशन ज़्यादा होता था, वो ईजिली वो हो जाता था, उग जाता था, ईजी था उसको वो बनाना, ठीक है। और वो सस्ता होता था, चीप होता था। तो जब यूरोपियंस आलू खाते थे ना तो वो डिपेंड हो गए कि वो दिन भर आलू खा रहे हैं, आलू। फिर क्या हुआ, 1840 से 1840 के टाइम पे हुआ था, वो आता फैमाइन आ गया था जिसमें आलू की सारी क्रॉप बिगड़ गई थी। अब यूरोपियंस के हर घर में आलू थे और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उनने आलू के अलावा कुछ उगाया ही नहीं था। तो बस एक फैमाइन आई जिसमें आयरलैंड में बहुत सारे लोग मर गए थे। तो तुम्हें यही एग्जाम्पल लिखना है कि कैसे आलू जीने मरने की अवस्था ला सकता है। जीने के लिए कैसे लिख सकते हो कि अमेरिकन्स गरीब लोग हैं ना, आलू वगैरह खाते थे तो उनकी ज़िंदगी बच गई, ठीक है। और मरने के लिए तुम लिख सकते हो जो फैमाइन आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन यार भाई साहब, बायोलॉजी से हम कैसे जीत सकते हैं वॉर को? इसमें तुम लिख सकते हो जो यूरोप में ने अमेरिका के साथ किया था। क्या किया था यार? मेरे को कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये वॉर का एग्जाम्पल है जो अभी मैं बताने वाला हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि चाइना ने भी यूरोप से ही आइडिया सीखा था और कोरोना को फेंक दिया था। पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को तो यही लग रहा है, ठीक है। तो जो यूरोपियंस थे ना वो अमेरिका को हथियाना चाहते थे। क्यों? बिकॉज एल डोराडो द फेमस सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि लोगों का मानना था ये वो गोल्ड की सिटी है जिसमें गोल्ड ही गोल्ड है। पर लोगों का मानना था ये, इसके बारे में कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं था। तो और यूरोप में मिनरल्स वगैरह भी ज़्यादा मिलते थे। तो इनने क्या सोचा, क्योंकि देखो यूरोप पहले ही गरीब था, उसके पास उतने वेपन्स थे नहीं,
और ऐसा भी नहीं है कि जो अमेरिकन्स है ये अभी डिस्कवर हुए हैं तो इन्हें लड़ना भी नहीं आता, अमेरिकन्स को भी लड़ना आता था। ठीक है, और यूरोपियन चाहते भी नहीं थे कि उनके बंदे मरे, तो इन्होंने क्या किया कि यूरोप में एक डिजीज़ फैली हुई थी, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ, जो स्मॉल पॉक्स था ना, यूरोपियंस को पता था कि स्मॉल पॉक्स से क्या होगा। यूरोपियंस के पास इसकी वो भी थी, इलाज था, क्योंकि उनने अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी, क्योंकि इतने साल से वो स्मॉल पॉक्स से लड़ते आ रहे हैं, तो उनके पास वैक्सीन थी। लेकिन जो अमेरिकन्स लोग थे इनके पास वैक्सीन नहीं थी, तो इनने ये स्मॉल पॉक्स कहाँ डाल दिया, अमेरिका में फेंक दिया। ठीक है, अब जैसे ही इन्हें अमेरिका में फेंक दिया ना, तो अमेरिका था लॉन्ग आइसोलेशन में, तो उसको पता नहीं क्या बीमारी है, वो इम्यूनिटी नहीं थी अमेरिका के पास, तो बस लाखों लोग क्या करें, मरने लग गए, मैनी पीपल डाई। और जब बहुत सारे लोग मर गए थे ना, तो यूरोपियंस आए गन लेके, तो उन्होंने बोला हैंड्स अप भैया, हम वैसे ही मरने वाले हैं, तुम क्या ही लूटोगे, लूट लो हमारा देश। तो यस, अमेरिकन्स क्यों यूरोपियंस क्यों अमेरिका की तरफ जा रहे थे। अब देखो सिंपल सी बात है, तुम एग्जाम्पल लिख देना, गरीबी। अब हर कोई तो टेक्निकल गुरुजी था नहीं, हर भाई हर कोई तो टेक्निकल गुरुजी बन नहीं सकता, तो इसलिए वहाँ पे पॉवर्टी थी, दूसरा डिजीजेस फैल गई थी, तीसरा बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो चौथा कह सकते हैं जो रिलीजियस वो दंगे होते थे, मतलब रिलीजियस डिबेट, और वो होती थी कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी, मैं लिख देता हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और पांचवा तुम लिख सकते हो, वैसे इतना काफ़ी है और लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर पांचवा लिख सकते हो पॉपुलेशन। ये बैट से बहुत आवाज़ें आने लग गई हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है बैट, मेरे को ऐसे भी लग रहा है भूत वगैरह आ गए बैट पे। पॉपुलेशन बहुत थी। अब देखो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम तो हर जगह ही है यार, इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फैल गई है। ठीक है, तो बस यही था यार, 3 चैप्टर निपटा लिया, पता ही नहीं चला, क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई थी, चाइना का एग्जांपल लिख लेना, कि चाइना में वो एक्वार्डियन बुक्स में प्रिंटिंग छाप करते थे, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो कि जैसे इंडिया में यूपीएससी होता है वैसे ही। ठीक है, फिर चाइना से कैसे फैली थी, तो बुद्धिस्ट मिशनरी यूरोप में लाए थे। पहली बुक कौन सी छापी थी, डायमंड सूत्र। फिर मार्को पोलो जो था वो चाइना से कहाँ लेके गया था, इटली लेके गया था 2095 में। तो बस यही पूछा है। ठीक है, जापान में कैसे फैली थी बता ही दिया था। कौन सी बुक छापी थी, डायमंड सूत्र। और वहाँ पे एक और प्रिंट फैला था, कीता मारा उका मारो, जिसको कितना कीता मा उका मारो ने अपनी एक अलग तरह की वो प्रिंटिंग शुरू करी थी, जिसको वो उक्यो कहते थे, जिसमें वो रियल चीज़ों को प्रिंट की फॉर्म में दिखाते थे, जैसे एनीमे होते हैं वैसे ही। ठीक है, हु ब्रॉड द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप, मार्को पोलो। ठीक है, और जैसे ये प्रिंटिंग आए थे वो तो हैंड प्रिंटिंग भी डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इजी रहता है ये मेथड। मार्को पोलो लेके गया था अकॉर्डियन वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मतलब जो छपाई नहीं होती वो लकड़ी के वो उस पे होती है, वो क्या कहते हैं, लकड़ी के कुछ पार्ट को लकड़ी के टुकड़े को काट पीट के एकदम लेटर की शेप दे देते थे कुछ। ठीक है, फिर उस पर कुछ इंक वगैरह लगा के वो पेपर पे छापते थे, तो उसको हम बोलते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वो प्रिंट के जैसा ही काम करता था, छपाई कर देते। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई चच्चा को ऐसे क्वेश्चन पसंद है। जोहान भैया के बारे में बताना है। अब ये कौन है, बड़े कमाल के बंदे हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम सुनो। जोहान भैया क्या है, एक रिच, जोहान गुटरबर्ग में लिख देता हूँ, ये रिच फैमिली से हैं, यानी कि इनके पास पैसा बहुत है, कह सकते हैं सुन्नियों के ख़ानदान के हैं। ठीक है, फिर आगे इनके पास पैसा है, तो इनके पास ऑलिव प्रेस भी थी। तो जैसे ही बड़े हुए तो इनने क्या किया, ये परफेक्ट गोल्ड स्मिथ थे, मास्टर करी थी इनने, मतलब गोल्ड स्मिथ में मास्टर गोल्ड स्मिथ थे, उनने पॉलिशिंग ऑफ स्टोन में भी गोल्ड वो मास्टर ही कर रखी थी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दे रखे है। ठीक है, और फिर क्या किया था इनने, मोल्ड्स का यूज़ किया था एज अ लेटर,
एंड देन इनने क्या किया था, मोल्ड्स का यूज़ किया था, और जो ऑलिव प्रेस थी, इस ऑलिव प्रेस को क्या किया था इनमें बना दिया था प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है। 1831 में इन्हें शुरुआत करी थी, और 1430 इसमें शुरू करी थी, और 1448 में इनने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस को परफेक्ट कर लिया था। इनकी पहली बुक थी बाइबल, ठीक है। और 180 साल में 180 कॉपी बनी थी, कितने साल में? 3 साल में, ठीक है। 3 इयर्स लगे थे। तो बस यही है इंट्रोडक्शन जोहान गुटरबर्ग भैया का, इसी को तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैंने टोटल माइंड मैप में तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम वैसे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना। प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे लोग ट्रांसफ़र हुआ था, तो प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में तुम्हें लिखना है, तो तुम लिख लेना कि प्रिंट वॉर ट्रांसमिटेड ओरली, क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं सकता था, तो लोग क्या करते थे कि जो कुछ लोग थे जो पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते थे, और लोग सुन सुन के खुश रहते थे, एंटरटेन होने थे। फिर बच्चों के लिए किताबें छपने लगी थी, जिसमें ग्रिम ब्रदर्स का नाम लिखना। अगर तुम पढ़ोगे ना तो चैप्टर फर्स्ट में ग्रिम ब्रदर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तुम पढ़ोगे ना चैप्टर में तुम्हें मिल जाएगा वो, बल्कि उसमें उनका पूरा नाम भी बता रखा है, ठीक है। तुम पढ़ना, मज़ा आएगा, ठीक है। एक का नाम शायद जोहान ग्रिन कुछ था, मेरे को याद नहीं, ठीक है। और तुम लिख सकते हो कि वुमेन्स ने भी लिखना पढ़ना शुरू किया था। तुम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही थी क्योंकि लोग छपाई वगैरह ज़्यादा कर रहे थे। फिर तुम लिख सकते हो कि आगे जाके प्रिंटिंग प्रेस भी डेवलप्ड होने लगी थी। एक एम हो नाम से उनने इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, जो कि 8,000 वो पेज को छाप देती थी 1 घंटे में, ठीक है। फिर बात करते भाई साहब, चैप्टर ख़त्म होने वाला है, दिल खुश हो रहा है मेरा। फिर प्रिंट कैसे डिस्कशन पे आया था, ये बेसिकली पूछ रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे आया था। अच्छा, ये रिलीजियस टॉपिक से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े मस्त है। तो तुम्हें इसमें लिखना है किसके बारे में? लूथर भैया के बारे में, मार्टिन लूथर भैया के बारे में। इनने क्या बनाई थी? अपनी 95 थीसिस बुक बनाई थी, 95 थीसिस, जिसमें इन्हें क्या किया था, प्रोटेस्टेंट चर्च के बारे, वो क्या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के को वो किया था, वो क्रिटिसाइज किया था। इनको बोला था तुम गंदे हो, वो सॉरी कैथोलिक चर्च के बारे में उल्टा बोला था, कैथोलिक चर्च के बारे में, कैथोलिक चर्च के बारे में, ठीक है। बोला तुम गंदे हो, ऐसा टाइम मतलब जो बुरी चीज़ें थी कैथोलिक चर्च के बारे में। फिर ना अपनी खुद की एक रिफॉर्मेशन शुरू कर दी, जिसको इन्होंने बोला था कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है। मैं देख लेता हूँ भैया, मेरा क्लास शुरू होने वाली है यार, और मैं यहाँ पे बकैती कर रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है। एक और बंदे थे मीनो पोग, उनने भी बहुत थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन फिर उन्हें जेल में डाल दिया, मतलब पर्सुएट किया था, ठीक है। तो रिलीजन के ऊपर मैंने बताया था कि जो जो मोनार्क थे उनको डर लगता था वो प्रिंटिंग प्रेस से, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से लोगों को उनको डर लगता था कि अगर किसी बंदे ने ना उनके रिलीजन के बारे में सच बोल दिया, कि राजाओं के बारे में बोल दिया ना कि ये राजा कुछ नहीं करता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर जनता एक हो जाएगी फिर, ठीक है। ये एक टॉपिक है। और फिर ऐसा हुआ भी था फ्रांस में कि डिबेट डिस्कशन का माहौल आ गया था प्रिंटिंग प्रेस से, ठीक है। लोग डिबेट करते थे, जो प्रिंटिंग में वो पढ़ते थे, ठीक है। और कुछ ऐसे कार्टून्स वगैरह का यूज़ होता था जो ये बताता था कि राजा के कितने मज़े और जनता कितना रो रही है। तो यही टॉपिक था रिलीजन के ऊपर। इसके लिए है ना एक एक्ट भी लाया गया था, रिलीजियस चीज़ों को रोकने के लिए रूल्स भी लाए गए थे। जैसे मीनो को एक नाम से बंदा है, जिनने ना अपने गॉड के ऊपर अपने इंटरप्रिटेशंस दे दिए थे, ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से जो कैथोलिक चर्च वाले हैं उनको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वैसे तो ये जो भी है ना रिलीज प्रिंटिंग वगैरह है, तो अभी आई है, मतलब उस टाइम के लिए तो अभी आई है, बल्कि कैथोलिक चर्च वाले तो बहुत पहले से राज कर रहे थे, यानी कि वो डोमिनेट में थे, तो बस उनने एक्ट वगैरह लाया था, ठीक है। एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ हैंडशेक। अब इसमें क्या लिखना, इसमें लिख देना वो फ्रजाइल होती है, राइटिंग बदलती रहती है, ठीक है।
और इसको ले जाना वो आसान नहीं होता। ठीक है, आगे करते हैं। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ प्रिंट इन इंडिया। तो लिख देना कि प्रिंटिंग प्रेस को कौन लाया था, जो पोर्टुगीज़ लाए थे इंडिया, गोवा में इंडिया के में लाए थे। फिर तमिल वगैरह की बुकें ज़्यादा छपती थी। फिर मिड 80s के टाइम पे वो लाए थे जोहान गुटरबर्ग इंग्लिश की बुक को। ठीक है, पहली बुक थी उनकी बेंगोल गैसेट है। उसके बाद तो सारे रिलीजियस टॉपिक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हुए, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। हाउ डिड द प्रिंट लीड द रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। तो इसमें तुम ये लिख देना कि प्रिंटिंग ने रिलीजियस रिफॉर्म कैसे लाए थे। तो तुम लिख देना दो बंदे थे जो कि वुमेन, शांत शांत बच्चे शांत। भाई देखो, सिंपल सी बात है, जो मुस्लिम लोग थे उनको ये लगता था कि अगर जो रिलीजियस कह सकते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस से है ना, कई लोग उनके धर्म को बदल के दूसरा धर्म ले लें, ऐसा उनका मानना था। ऐसी वुमेन्स के बारे में लोग, मुस्लिम लोग यार आइडियोलॉजी थी कि अगर वुमेन्स पढ़ेंगी तो है ना विधवा हो जाएंगी या फिर सोशली करप्ट हो जाएंगी। ऐसे हिंदू लोगों का मानना था कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो विधवा हो जाएंगी। ठीक है, तो लोग अलग इंटरप्रिटेशंस थे रिलीजियस टॉपिक के ऊपर। जो वो ऐसी टाइप सोचती ना धर्म के ऊपर, जो कुछ भी करने को तैयार थे या फिर वुमेन्स को जो राइट नहीं दे रहे थे, उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो तुम्हें इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, इसके खिलाफ भी किसी बंदे ने लिखा था, राम मोहन रॉय ने लिखी थी संवाद कॉमेडी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। राइट, अब प्रिंट कल्चर के बारे में लिखना है इंडिया में। तो तुम ये लिख देना प्रिंट कल्चर के बारे में 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट स्प्रेड। तो सिंपल सी बात है, जो रिलीजियस जो छोटे धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ भी होती थी, वो जो कास्टिज्म था ना, उसके ऊपर भी लोगों ने लिखा था प्रिंटिंग की मदद से। जैसे गुलामगिरी लिखी थी किन्ने, गुलामगिरी लिखी थी जो ज्योतिबा फूले ने। ऐसी कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उनने लिखा था। कांची बाबा ने कौन सी, बड़े छोटे का सवाल, वुमेन्स भी लिखती थी। रश्मि देवी ने अपने बुक लिखी थी अमर जीवन। ऐसी ताराबाई शिंदे ने भी बुकें लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कास्ट रिफॉर्मेशन में। तो तुम लिख देना ज्योतिबा फूले ने अपनी बुकें वगैरह लिखी थी। और भी क्वेश्चन है क्या। एंड लास्ट, वर्निकुलर एक्ट क्या था। जो ये वो एक्ट था जो 1848 में जो रिवॉल्ट हुआ था ना, ठीक है, तो उसी से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने एक्ट डाला था, ताकि वो प्रिंटिंग प्रेस से वो ना कर सकें, ताकि लोग लिख ना सके प्रिंटिंग प्रेस से। लेकिन फिर गंगाधर ने अपनी बुक लिखी थी, वो केसरी। तो बस यही है, छोटा सा नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, गंगाधर था क्या था। तो बस मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यही है, बंद हो जा भाई।